ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैन यू गाइस हियर मी? कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाउ इज़ योर प्रिपरेशन? की वर्कशीट की कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे लिए निकाले या नहीं किए? चलें, मुझे ज़रा ये बताएं कि कितने स्टूडेंट्स ने वर्कशीट अटेम्प्ट की है और कितनों ने उसमें से कोई क्वेश्चंस फिगर आउट किए जिसमें उन्हें मेरी हेल्प चाहिए। भाई, नो रिस्पॉन्स का क्या मतलब है? यू नेवर ट्राइड एनीथिंग और यू हैव डन क्वेश्चंस, यू डोंट फाइंड एनीथिंग डिफिकल्ट? प्लीज हेल्प मी आउट यू।
सर मुझे क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, वो समझ नहीं आया था। क्वेश्चन थर्टी नंबर 6। 36। 36, ठीक है। बिल्कुल, आई विल एक्सप्लेन दैट। मैंने दो चीज़ें आपके ग्रुप पे भेजी हैं। एक मैंने आपको अगर याद हो तो आज ही भेजा है, टॉपिकल जो पास पेपर्स होते हैं रीड एंड राइट के, P1 P2, जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, कि आप आराम से प्रैक्टिस कर सकें और जितने भी क्वेश्चन आपके हों, जो भी हों, जिसमें भी आपको हेल्प चाहिए, वो एक जगह पे कंपाइल्ड हों और उसमें क्वेश्चंस भी हैं, आंसर्स भी हैं, और टॉपिक वाइज है, सीक्वेंस वाइज है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि वो इसकी हार्ड कॉपी जो है वो बाय करते हैं। वो भी अच्छी बात है, करें बाय, बिकॉज हमारे कॉलेज में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे हैव देयर आईपैड्स, तो आईपैड के ऊपर वो हार्ड कॉपी वाला फिर नहीं चल रहा होता है नोटेशन, तो वो हम यहाँ पे इसलिए आपको भेज चुके हैं, ठीक है। एंड राइट नाउ आई हैव सेंट टू मोर फाइल्स। एक है एस्टिमेट्स के नाम से, दैट्स अ पीपीटी प्रेजेंटेशन। उसमें कुछ एस्टिमेट्स हैं, जैसे मास ऑफ एप्पल है, डेंसिटी ऑफ समथिंग है। ये एग्जामिनर स्पेसिफिकली मेजरमेंट्स में ये आपसे पूछता है रिपीटेडली। वो आपसे रिपीटेडली ये कह रहा होता है कि ये वाली चीज़ें एस्टिमेट कर दें, स्केच कर दें, ओवरऑल वैल्यू बता दें। तो आपको ये याद करना है, इनका रट्टा लगाना है, इसके क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और एक दो एमसीक्यू तो डेफिनेटली P1 में आ रहा होता है। अच्छा, अदर देन दैट जो दूसरी चीज़ मैंने भेजी है, एस ए पी एस में हमने आपको प्रीफिक्सेस, नैनो क्या होता है, पीको क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बेसिकली किस तरह से कर रहे होते हैं, कन्वर्जन कैसे कर रहे होते हैं, तो दैट इज़ दैट फाइल। तो ये कोई टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें नहीं है, ये जनरल फिजिक्स से रिलेटेड चीज़ें जो मैंने आपको भेजी हैं। तो अगर आपको ये लग रहा हो कि सर ने ये समझाई नहीं है और सर ने ये भेज दिए हैं, तो सर ने वो इसलिए भेजी हैं क्योंकि वो किसी स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, वो सब प्रैक्टिस के लिए हैं, ठीक है। एम आई क्लियर ऑन दिस? यस सर। अच्छा जी, अब आते हैं टू आंसर द क्वेश्चन के 36 वाला जो है, वो फाइल हम ज़रा ले आते हैं ऊपर स्क्रीन पे, फिर आपके साथ डिस्कशन कर लेते हैं उसका। और अदर देन जैसे स्टूडेंट, बाकी किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है किसी भी क्वेश्चन में, या बाकियों ने की नहीं है, दोनों सूरत हाल में यू हैव टू टेल मी कि आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है, एंड हाउ डू यू हेल्प विद दिस। तो 36 में अगर हम जाते हैं, तो 36 में दे वांट अस टू फाइंड आउट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वाई, ठीक है। सो परसेंटेज अनसर्टेनिटी पी एक्स और क्यू स्क्वायर दिया हुआ है। आई थिंक पी इज 6%, एक्स इज 2%, एंड क्यू स्क्वायर वुड बी 2 into 4%, so that's 8, right? So 6 plus 2 is 8, and then 8, so this should be 16, right? Do you got this? तो बस सारे प्लस हो जाएंगे। या बिकॉज परसेंटेज अनसर्टेनिटी में हम हमेशा जब भी कोई इक्वेशन देख रहे होते हैं, उसमें हमारे पास जो भी वेरिएबल्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन 1, हम हमेशा इन्हें ऐड करते हैं। अनसर्टेनिटीज आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। जो थोड़ा सा कैच है वो ये है कि हमने 6% तो पी के लिए यूज़ किया, हमने एक्स के लिए 2% यूज़ किया, बट हमने क्यू के लिए वी हैवंट यूज्ड ओनली 4, वी हैव यूज्ड 4 स्क्वायर, बिकॉज इट्स क्यू इंटू क्यू, तो क्यू की 4% एंड देन दूसरे वाले क्यू की 4%, सो इट्स लाइक 2 into 4, ठीक है। दोज हु हैव जॉइंड अस, ओके। आई एम वेटिंग कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है इस वर्कशीट में, इफ़ यू वांट एनी एक्सप्लेनेशन फ्रॉम एनी ऑफ द क्वेश्चंस, हमने 20 तक किया था। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है किसी चीज़ में कुछ पूछना है, तो प्लीज़ डू लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन दैट। अगर ये नहीं है तो फिर हम इसके कुछ थियोरी के क्वेश्चंस करने के मूड में ऐसे ही। सर एक वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 31। आई गॉट, अच्छा एक मिनट, बिलाल ने मुझे भेज दिया है 31 रुमैसा, तो सही है, दैट्स नाइस, 31 पे चलते हैं। वेयर इज 31? ये रहा 31, ठीक है, ओके। 31 में जो क्वेश्चन है वो इतना ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन है, और उसके अंदर से जो काम की चीज़ें पहले वो निकाल लेते हैं। इट सेज इफ सिस्टमैटिक एरर्स कॉज टी एंड एच टू बी मेजर्ड इनकरेक्टली, विच एरर मस्ट कॉज जी टू अपीयर ग्रेटर देन 9.81? हम्म।
सो एक्सेलरेशन ऐसा बेसिकली, ये इसलिए आपसे नहीं हो पाया बिकॉज आपने एक फॉर्मूला नहीं पढ़ा हुआ जिसमें वी कैन रिलेट एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल विद एच एंड टी। तो ये इसलिए थोड़ा सा फंस गया, राइट? दैट मेक्स क्लैरिटी। तो देर इज दिस इक्वेशन दैट सेज एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर्ड। अभी इसको समझाने का तो टाइम नहीं है क्योंकि ये काइनेमेटिक्स में हम पूरा डिस्कस करेंगे। सो बट आई कैन एक्सप्लेन यू द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ दिस। एस एस बेसिकली एच, द हाइट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यू इज इनिशियल वेलोसिटी। और जब भी हम किसी भी एक्सपेरिमेंट में, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी चीज़ को फ्री फॉल मोशन में रिलीज करते हैं, यू नो फ्रॉम ओ लेवल्स, फ्री फॉल मोशन का मतलब होगा समथिंग इज ड्रॉप्ड। ठीक है? ये कोई मतलब इंजन वाला नहीं होगा, इट्स सिंपली अ ड्रॉप। यानी कि इसमें कोई फोर्स एट द इनिशियल पॉइंट नहीं होगी, इट्स जस्ट समथिंग स्टेशनरी एंड देन इट इज ड्रॉप। तो आप देखो क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट था, उसे हमने पहले जो है वो एक बॉल को इलेक्ट्रोमैग्नेट से पकड़ा हुआ था, एंड देन बॉल बेयरिंग को हमने ड्रॉप किया बिकॉज दिस इज स्विच्ड ऑफ। तो ड्रॉप हुआ है तो दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज गोइंग टू बी जीरो एंड एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। So this would be now 0, right? क्योंकि u 0 है. So this becomes half g t squared. Now here it is. You get to know an equation that relates g, h and t. You have something like that. Then अगर हमें वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि भाई आप ये बताओ कि g का सीन क्या होगा। तो let's make g the subject of this equation. So we are going to land up with 2h over t squared. ठीक है? तो अब अगर हम ये कहते हैं कि ग्रेटर देन 9.81 आ जाए अगर, ठीक है, ग्रेटर देन 9.81 आ जाए, तो उसका क्या पॉसिबल रीजन होगा? तो ऑप्शन में अगर हम देखें तो एच मेजर्ड एज बीइंग ए स्मॉलर, और स्मॉलर देखो अगर एच को कम कर देंगे तो जी तो डेफिनेटली डिक्रीज होगा क्योंकि दिस इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, राइट? तो ऑप्शन ए बी तो आउट ऑफ प्रोपोर्शन होगा, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, राइट? अब आते हैं सी पे। इट सेज एच इज मेजर्ड लार्जर, मेक सेंस। अगर एच बढ़ जाएगा तो जी को भी बढ़ना चाहिए, राइट? और डी में वो कहता है एच इज मेजर्ड करेक्टली। तो अगर करेक्ट है एच, दैट मीन्स हमने एज को कांस्टेंट कर दिया। सही है, फाइन। तो अब आते हैं आगे, स्टेटमेंट सी देखते हैं। देन इट एक्चुअली इज एंड टी मेजर्ड इज बीइंग लार्जर देन इट एक्चुअली इज। अच्छा, अब अगर सी स्टेटमेंट इज ट्रू, दैट मीन्स जी इज इक्वल्स टू 2h ओवर टी स्क्वायर्ड में अगर हमने एज भी बढ़ा दिया और टी भी बढ़ा दिया तो ओवरऑल वैल्यू ऑफ जी वुड स्टे सेम, इट वोंट इंक्रीज, राइट? क्योंकि आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों बढ़ा दिए। जैसे अगर फॉर एग्जांपल जी का आंसर आता है 10, so one of the possibilities to obtain 10 is 100 over 10, and the other possibility can be 1000 over 10, right? तो in either case 1000 over 100, तो आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों बढ़ा दिए तो भी आंसर 10 ही आ रहा होगा, राइट? इसी तरह 100 ओवर 10 का आंसर भी 10 ही आ रहा होगा। दैट मीन्स जब भी एक फ्रैक्शन में आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंक्रीज कर देते हैं तो ओवरऑल ऑप्शन सेम रहता है। तो सी इज आउट ऑफ प्रोपोर्शन क्योंकि हम दोनों चीजें बढ़ा रहे हैं, राइट? टी भी बढ़ा दिया हमने, एज भी बढ़ा दिया, तो दी ओनली ऑप्शन दैट्स लेफ्ट इज डी, h is measured correctly and t being smaller. Kind of makes sense। अगर एक फ्रैक्शन में सब कुछ कांस्टेंट है और हमने डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर दिया, सॉरी डिक्रीज कर दिया, तो न्यूमरेटर को बढ़ जाना चाहिए। सो आई गो विथ डी। इज इट क्लियर? जी सर। नाइस। अच्छा, इसके अलावा आई हैड सम क्वेश्चंस जिसमें हैं 28, 30, 32। तो 32 तो यहीं पे है तो पहले यहीं देख लेते हैं इसे, 32 क्या कहता है। और 35, 37, 38, 32 देख लेते हैं। तो 32 में वो कहता है कि इन अ सिंपल सर्किट करंट इज मेजर्ड एंड रजिस्टर इज मार्क्ड हैविंग दिस वैल्यू। अच्छा, ओके। तो करंट उसने हमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में दिया हुआ है और रेजिस्टर पे रेजिस्टेंस हमें उसने परसेंटेज अनसर्टेनिटी में दी हुई है। पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला आई थिंक बैक बैक फ्रॉम वो लेवल्स आपको पता होगा, इट इज आई स्क्वायर्ड आर, राइट? तो फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट, राइट? तो वो कितनी आ रही है आपके पास? तो उसके लिए हम फाइंड आउट कर लेते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ पी इंटू 100, दिस वुड बी 2 इंटू एब्सोलूट अनसर्टेनिटी ऑफ आई ओवर आई इंटू 100 प्लस अनसर्टेनिटी ऑफ आर ओवर आर इंटू 100। तो ये तो डायरेक्टली उसने मुझे 2 दी हुई है, यू कैन सी दिस, राइट? अब इसके लिए पूरा प्लग इन कर लो, मतलब दैट वुड बी 0.05 ओवर
2.50 इंटू 100 टाइम्स 2, राइट? तो 0.05 divided by 2.50 into 100 into 2. So that's 4. So 4%, or in 4% plus 2% would be 6%. So the answer is 6%. Do you get this? मतलब इस पूरे की जगह पे मैंने 2% लिखा है ना बेटा, तो मैंने उसको वंश अलग से तो कोई 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया। मैं आई हैवंट रिटन 200%, आई हैव जस्ट रिप्लेस दिस वैल्यू विद 2। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ये नहीं लिखता तो फिर आई वुड हैव रिटन 0.02। तो ये चेक था बेटा। ये जिसने मुझे चैट में पहले ढेर सारे क्वेश्चन भेजे थे, जरा अब वो मुझे एक ऑर्डर में भेजता रहे, क्योंकि मैं एक एक करके कर रहा हूँ। तो 28 पे जाते हैं। लेट्स सी 28 क्या कहता है। तो 28 से फिर हम आगे जाएंगे। तो आप पहले 28 देख लो, उसके बाद आप आगे जाना मेरे साथ। तो इट सेज विच ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट दीज रिजल्ट्स। कौन से रिजल्ट्स? वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर रिलेटेड, ठीक है। वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आर मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली, द रिजल्ट्स कंटेन अ सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर है इसमें, तो रैंडम एरर नहीं है, सिस्टमैटिक एरर है। इसका मतलब है कि अगर हम नोट करें तो बी और डी तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गए। अब सिस्टमैटिक एरर्स हैं तो ये होना चाहिए ए और सी, और ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, तो इसको ये होना चाहिए, इसको कर्व नहीं होना चाहिए। सो आई विल गो विद ए, राइट। अच्छा, नेक्स्ट क्या था? 28 के बाद नेक्स्ट क्या था भाई? 30, देन 32। तो 30 है इस पेज पे? नहीं है, 30 आ गया होगा कहीं पे। लेट्स सी 30 का है। 30 का क्या सीन है? ये 30। सो 30 पे जाते हैं। तो 30 के लिए वो कहता है a single sheet of aluminum foil is folded twice to produce a stack of 4 sheets. The total thickness is measured to be this. This measurement is made using a digital caliber with a zero error. What is the percentage uncertainty in calculated thickness? सिर्फ uncertainty की बात कर रहा है, वैल्यू में वो इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा। हम्म। तो अब हमें क्या करना चाहिए इसमें? वी कैन फर्स्ट फाइंड आउट द ओरिजिनल वैल्यू। तो नेगेटिव जीरो एरर है, दैट मीन्स ये वैल्यू जो है ना वो अंडर स्टेटेड है। तो पहले तो इसको हम फिगर आउट करते हैं ओरिजिनल वैल्यू कितनी होनी चाहिए। सो 0.80 प्लस 0.20। अच्छा, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो जस्ट कीप इट लाइक दिस। अगर नेगेटिव जीरो एरर होता है तो वो ऐड होता है, अगर पॉजिटिव जीरो एरर होता है तो वो सब्ट्रैक्ट होता है हमेशा। तो आंसर वुड बी 1.0 मिलीमीटर्स, ठीक है। ये तो सीन हमने सेट कर लिया इसका, क्योंकि हमें ओरिजिनल वैल्यू चाहिए होगी। इसके बाद अगर हम अनसर्टेनिटी की बात करते हैं, तो हमारे पास जो अनसर्टेनिटी एब्सोल्यूट टर्म्स में है वो है 0.02, ठीक है। और थिकनेस हमें निकालनी है तो उसको होना चाहिए बेसिकली, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू तो 1.0 मिलीमीटर आ गई है, अब हमें चाहिए इसकी अनसर्टेनिटी। तो फोल्डेड ट्वाइस है, ठीक है। सिंगल शीट भी है और फोल्डेड ट्वाइस भी है, ठीक है, मेक सेंस। तो यानी कि एक शीट थी, उसको उन्होंने यूं करके फोल्ड कर दिया, राइट। दैट मीन्स ये जो हमारे पास वैल्यूज हैं, जो अनसर्टिनिटी की वैल्यूज हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी की वैल्यूज हैं, वो होनी चाहिए 0.02 प्लस 0.02, जो ओरिजिनल वैल्यू है। सो दैट वुड बी 0.04 मिलीमीटर्स। ये वाली एक बात हो गई। इसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास जो ओरिजिनल थिकनेस आएगी आफ्टर एडजस्टिंग विद दिस, तो वो होनी चाहिए 1.0 प्लस माइनस 0.04। ये बताओ, यहाँ तक बात समझ में आती है? जी सर। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हमें चाहिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो आई थिंक, सर 0.08 नहीं होगा? क्यों 0.08 क्यों होगा? क्योंकि दो दफा फोल्ड किया तो स्टैक ऑफ फोर Folded- शीट्स हो गया ना। नहीं, अभी मैं 4 शीट्स की तो बात ही नहीं कर रहा ना, सिंगल शीट की अनसर्टेनिटी की बात की ना।
हाँ तो 4 शीट्स की 0.02 है ना, तो उसको जब सीधा करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई होगा ना। जीरो देखो सीन इज, उसने मुझे कहा कि मेरे पास जो जो मेरे पास रीडिंग है कैलिपर्स में फुल स्टैक की वो ये है और उसमें ये करेक्शन है। तो जो मेजरमेंट मेरे पास है वो वो मेजरमेंट तो यही रहेगी ना। अब ये 4 की है या ये जितने की भी ले लो, तो मैंने तो एक के हिसाब से किया है। सो वाई वुड वी मल्टीप्लाई इट अगेन। मैं तो जो मेरे पास दो क्वांटिटीज हैं उन क्वांटिटीज में जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है उनको ऐड कर रहा हूँ ना, ताकि मुझे ओके टोटल रीडिंग ठीक। मिले। ओके ठीक। ठीक है, right। टोटल रीडिंग पे जा रहे हैं हम अभी, हम उसकी वर्किंग नहीं कर रहे क्योंकि मुझे परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है। तो आई थिंक अब काम काफ़ी आसान है अगर हम इसे इस तरह से लिख लें कि ये ओरिजिनल वैल्यू आ गई। अब ये 4 की है, तो इसको अगर मैं 1 के लिए लिख लूँ, जो अब आप वाली बात है, तो दिस वुड बी डिवाइडेड बाय 4। सो 1 डिवाइडेड बाय 4 इज गोइंग टू बी 0.25 और 0.04 डिवाइडेड बाय 4 वुड बी 0.01। तो अब इसको आप कन्वर्ट कर लो परसेंटेज में, तो 0.01 ओवर 0.25 इंटू 100। तो 0.01 डिवाइडेड बाय 0.25 इंटू 100, सो दैट्स 4, दैट्स सी। ठीक है, इज इट क्लियर? जी सर। बेटा ये बताओ, ये बात समझ में आ गई? देखो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है सिंगल शीट ऑफ एल्यूमिनियम इज फोल्डेड ट्वाइस। दैट मीन्स जो टोटल थिकनेस मेरे पास आई है वो है 0.8 और उसमें एडजस्टेड जीरो एरर है -0.2 का। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले तो उसका जो करेक्ट वैल्यू है वो फिगर आउट किया। ठीक है, मेजरमेंट देख के, इसमें मैंने 4 शीट्स को कुछ भी नहीं देखा, मैंने कहा सिर्फ मेजरमेंट देखते हैं। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने फोल्डेड ट्वाइस किया, दैट मीन्स अगर एक वैल्यू हमारे पास अनसर्टेनिटी की 0.02 थी तो डबल हुई है वैल्यू, तो ये होना चाहिए 0.04। फिर मैंने कहा ओरिजिनल वैल्यू क्रिएट करते हैं, दैट इज दिस ट्रू वैल्यू एंड दिस इज द अनसर्टेनिटी, राइट? अब ट्रू वैल्यू और अनसर्टेनिटी तो आ गई एंड दिस इज फॉर 4 शीट्स, तो मैंने इसको डिवाइड किया 4 से। तो मुझे ईच शीट की ओरिजिनल ट्रू वैल्यू और ईच शीट की मुझे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मिल गई, राइट? देन मैंने इसे सॉल्व किया, तो मेरा आंसर क्या आ गया? 4। भाई अभी अभी बात नहीं करते। बस। ये बताओ, ये बात समझ में आई? अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन था भाई? तो 28 30, चैट में ऊपर चला गया। 32 मैंने डिस्कस कर लिया, 35 37 एंड 38। 32 मैंने डिस्कस किया नहीं किया? किया डिस्कस। 32 के बाद 35 37 एंड 38। ये वो क्वेश्चंस हैं जो एक दो तीन बच्चों ने भेजे हैं मुझे, तो हम वो कर रहे हैं। 35 इज वेरी सिंपल, 35 में कोई खतरनाक बात नहीं है। The only thing they want us to say is which method has the largest effect on the uncertainty in the value calculated of the Young's modulus। Young's modulus देख के परेशान नहीं होता, ये वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी दी हुई है हमें। इसमें आपको नजर आ रहा है फोर्स है, लेंथ है, डायमीटर है और एक्स समथिंग एक्सटेंशन है। तो अब वो ये कह रहा है कि इनमें से सबसे बड़ा जो इफेक्ट है इन इन वेरिएबल्स में से FLDNX, सबसे बड़ा इफेक्ट वो कौन देगा? तो सिंपल सी बात है, देखो एफ की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आप फाइंड आउट करोगे, एल की जब परसेंटेज अनसर्टेनिटी आप फाइंड आउट करोगे, डी की जब परसेंटेज अनसर्टेनिटी आप फाइंड आउट करोगे, तो डी वो वाहिद फैक्टर होगा जिसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे होगे। एक्स की आप जब परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करोगे तो वो भी यही होगा, वो भी यही होगा, वो भी दैट मीन्स रिगार्डलेस ये जो भी है 1 2 3 4 5 6 7 8% वट एवर दे आर, ये है डबल, राइट? तो आई गो विथ सिंपली बी। बाकी दूसरा काम क्या हो सकता है? आपके पास हर एक की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और ट्रू वैल्यू है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, ट्रू वैल्यू है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ट्रू ट्रू वैल्यू है। आप क्या करो, आप आराम से हर एक के केस में वैल्यूज निकाल लो, फिगर आउट कर लो, आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, डू वी गेट दिस?
नाइस, बिलाल का है। अच्छा, अब नेक्स्ट कौन सा था बिलाल? 35 के बाद 37। तो 37 में कहता है थर्मोमीटर कैन रीड टू एन एक्यूरेसी ऑफ दिस, द थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर अ टेम्परेचर दिस, व्हाट इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर राइज। परसेंटेज अनसर्टेनिटी चाहिए टेम्परेचर राइज के लिए। तो जो उसने रेंज दी है मुझे, वो अगर हम फिगर आउट करें, जो टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है, टेम्परेचर राइज या टेम्परेचर डिफरेंस है, दैट वुड बी 60 डिग्री सी, है ना। 40 to 100 इज 60 का चेंज। तो जो उसने एब्सोलूट अनसर्टेनिटी मुझे, अच्छा एक्यूरेसी उसने दी है मुझे, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो अगर एक्यूरेसी उसने मुझे 0.5 दी है, तो अब ये चीज़, हाँ ये चीज़ डिस्कशन में नहीं आई थी, अच्छा ये आ गया। तो 0.5 डिग्री सेल्सियस की एक्यूरेसी है ना, ठीक है। अब ये जो एक्यूरेसी है 0.5 डिग्री सेल्सियस की, हमें कैसे पता चलेगा? हाउ डू यू कन्वर्ट इट इनटू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी? ये है इंपॉर्टेंट डिस्कशन। तो जब भी किसी भी क्वेश्चन में आपको एक्यूरेसी दी जाएगी, ठीक है, और आप उससे सिंगल मेजरमेंट लोगे, से 0.5 डिग्री सेल्सियस है और आपसे कहा जाता है कि इनिशियल टेम्परेचर रिकॉर्ड करो, दैट इज 40 डिग्री सी, तो आप इसकी जो अनसर्टेनिटी है वो लोगे 0.5, ठीक है। अनसर्टेनिटी सेम है, एक्यूरेसी जितनी होती है अनसर्टेनिटी सेम है, ये हमने अभी किया भी था। इसी तरह से ये टायर वाले केस में हमने किया था। अगर 60 डिग्री सी है, से हमें वो कहता है 100 डिग्री सी है, हमने एक मेजरमेंट दी है थर्मोमीटर से, तो हमें इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी मिलेगी? 0.5। लेकिन जब हम चेंज निकाल रहे हैं, तो जो अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी वो 0.5 100 की है, 0.5 40 की है। तो अब इसकी जो अनसर्टेनिटी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 1, राइट। तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, 1/60 × 100। तो 1/60 × 100 कितना आ रहा है? 1/60 × 100। So this is 1.6%. 1.66 is close to 1.7. Got it? आपने बैकग्राउंड म्यूजिक तो सुन लिया होगा साथ में। एक्यूरेसी इज द सेम थिंग एज अनसर्टेनिटी, ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई, राइट। एक्यूरेसी इज द सेम एज अनसर्टेनिटी, क्योंकि जितना आपने एक्यूरेट आंसर दिया है, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन एरर एंड द, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू, राइट। एंड दैट्स व्हाट अनसर्टेनिटी इज। एक्यूरेसी क्या होता था? हाउ क्लोज योर मेजरमेंट अग्रीज विद द ओरिजिनल वैल्यू। अगर वो कहता है इतना एक्यूरेट है ये, दैट मीन्स कि भाई मेरे जो आंसर्स है ना उसमें इतनी रेंज है, ठीक है, समझ आई। तो ट्रीट एक्यूरेसी एज एन अनसर्टेनिटी सिंपली, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, दिस इज व्हाट आई सेड। हाँ, मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स जब वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, जो कॉमन एरर आता है वो ये आता है कि दे यूज 0.5/60 टू सॉल्व इट, ऑलवेज। बस ये 0.5 वाला डिस्क्लेमर मैंने आपको देना था, जो मैं कह रहा था, मैंने आपसे ये बात नहीं की कि यार ये जो 0.5 है ना, ये 0.5 नहीं, एक्चुअल में 2 है, क्योंकि एक मेजरमेंट 40 की, एक मेजरमेंट 100 की है, तो दो दफा आपने एक्यूरेसी ली होगी ना 0.5 की, ठीक है। यू गॉट इट?
अच्छा, इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था जिसमें क्लैरिटी नीडेड थी? 38। 38 पे चलते हैं भाई, 37 के बाद 38 का है, ये रहा 38। 38 में वो कहता है द रेजिस्टेंस ऑफ अ लैम्प इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट एंड द वैल्यू ऑफ अ करंट। वाओ, एज वी नेवर न्यू इट। क्या करें फिर? विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स हाउ टू कंबाइन द अनसर्टेनिटीज इन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट? How to combine the uncertainties in the potential difference and the current. So add together the actual uncertainty. एक्चुअल अनसर्टेनिटी तो हो ही नहीं सकती कभी भी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ढूंढो कहाँ है। वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी ये है, और ये एक्चुअल अनसर्टेनिटी इज द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। सो लेट्स समवेयर अराउंड बी एंड डी। ऐड टुगेदर और सबट्रैक्ट, तो सबट्रैक्शन कभी नहीं होती, बी होना चाहिए, सिंपल एज दैट। एक्चुअल अनसर्टेनिटी इज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। डन, ऑल क्लियर। अच्छा अब देखो, मैं जो क्लास में काफ़ी कम बच्चे थे, तब मैंने क्लास में ये चीज़ें बताई थी, आपको भेजी थी कि एक तो एस्टिमेट्स वाली फाइल मैंने शेयर की है, ठीक है, वो याद करने रट्टे लगाने उसके। एक मैंने आपके साथ यूज़ किया SAPS वाली, उसमें पीको, माइक्रो, नैनो, थिंग्स लाइक दोज, ये सब कुछ आता है, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने आपको शेयर किया है P2 पेपर्स, ठीक है। अगर मैं आपको वो दिखा सकूँ तो P2 पेपर्स ज़रा हम ले आते हैं सामने आपके। अब एज यू नो आई टोल्ड यू guys previously कि P1 is the most difficult thing to do, P2 is the easier thing। तो अब मैंने आपके साथ अभी तक कोई P2 का क्वेश्चन नहीं किया, राइट? तो उसमें हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम हो कि सर आप टेस्ट ले रहे हैं और आपने कोई P2 का क्वेश्चन नहीं किया। तो आज हम वो भी कर लेते हैं। आपको ये अंदाजा होगा कि ये तो इजियर पार्ट है, मोस्ट ऑफ द टीचर्स दे डू, दे डू P2 क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि उसमें आसान आसान चीजें आती हैं। अब थिंक अबाउट इट, लेट्स स्टार्ट विद दिस। लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो इट सेज डिफाइन प्रेशर। हाउ वुड यू डिफाइन प्रेशर? बताएं, हाउ वुड यू डिफाइन प्रेशर? सर वो फॉर्मूला से। फॉर्मूला से? मतलब डिफाइन कैसे लिख करेंगे? सो दैट इज फोर्स एरिया। पर यूनिट एरिया। First per unit area. पर यूनिट एरिया, that's pressure. Use your answer to show that SI base units of pressure is this. तो we have already done it multiple times, right? वो कह रहा है कि भाई बेस यूनिट्स दिखा दो फोर्स पर यूनिट एरिया के, तो फोर्स को हम दिखा देते हैं, फोर्स इज MA, और एरिया, राइट? तो M की जगह पे किलोग्राम्स एक्सेलरेशन मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड ओवर स्क्वायर्ड मीटर्स, देन वी कैन गो अबाउट किलोग्राम्स मीटर इनवर्स सेकंड माइनस 2, राइट? देन दे से ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, SI बेस यूनिट्स ऑफ के निकालना है। तो के को सबसे पहले तो सब्जेक्ट बना लो। के को सब्जेक्ट बनाओगे तो दिस वुड बी पाई P2 माइनस P1 R4 रो टी ओवर 8 ml, ठीक है। अब आते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हम प्लग इन करेंगे, कि क्या क्या होगा जिसके बेस यूनिट्स होंगे। तो P2 P1 प्रेशर्स हैं, ठीक है। R क्या भाई? R रेडियस है, ठीक है। और इसके साथ साथ रो क्या डेंसिटी है? व्हाट इज T? T इज द टाइम, ठीक है। सारी चीज़ें प्लग इन करते हैं। तो पाई और 8 को इग्नोर कर दें तो इसका तो कोई यूनिट नहीं होगा। चेंज इन प्रेशर का वही यूनिट होता है जो प्रेशर का यूनिट होता है। सो किलोग्राम्स मीटर्स इनवर्स सेकेंड माइनस 2। R इज मीटर विथ पावर 4, डेंसिटी इज mass per unit volume, kilograms per cubic meter, ठीक है। टाइम इज सेकेंड्स ओवर mass is in kilograms, and L, what is L? L is length, so that's meters। तो किलोग्राम्स किलोग्राम्स को कैंसिल आउट कर देते हैं, मीटर्स और मीटर्स 4 को कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या बच रहा है। तो लेट्स से मीटर -1 और मीटर, ये 4 है तो 3 बन जाएगा ना, तो +3 और माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो मीटर इनवर्स बच रहा है,
और सेकेंड्स -2 और सेकेंड्स +1, तो सेकेंड्स -1 बच जाएगा, और क्या बचेगा, किलोग्राम्स बच जाएगा, राइट। सो दिस इज योर आंसर। ये बताइए, समझ में आई है बात? यस सर। यूनिट्स कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते, कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते। जी बेटा बिलाल, डोंट वरी अबाउट इट, ये सब मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। और जो तुमने अगर अभी अभी ये जो हम कर रहे हैं P2 का कोई क्वेश्चन, तो उसमें तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि क्या होता है। यूनिट्स कभी ऐड भी नहीं होते, यूनिट्स कभी सब्ट्रैक्ट भी नहीं होते, कोई दुनिया का यूनिट हो जैसा भी हो। अच्छा, देन व्हाट दिस से, पार्ट सी में वो कहते हैं, पहले आप ये देख लो, स्टेट एंड एक्सप्लेन क्वांटिटेटिवली विच ऑफ दीज क्वांटिटीज कंट्रीब्यूट मोर टू द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वैल्यूज ऑफ। अभी आपने थोड़ी देर पहले ये किया था। एल और आर है, ईच हैव अ परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ 2। तो एल की परसेंटेज अनसर्टेनिटी 2 है, आर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, आर विल कंट्रीब्यूट मोर। क्यों? क्योंकि आर की कंट्रीब्यूशन, ये स्टेटमेंट हो गई, एक्सप्लेनेशन क्या होगी, तो 4 × 2% इज गोइंग टू बी 8%, दैट्स द एक्सप्लेनेशन, कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं। डू वी गेट दिस? तो अब मुझे जरा ऑनेस्ट ओपिनियन दो, जो P2 का क्वेश्चन था, वाज इट डिफिकल्ट और वाज इट इजी? इजी। ठीक है ना। सो दैट्स इजी द सर। आइडिया अबाउट इट, कि हमेशा जो है ना, हमेशा P1 से टीचर भागता है, बच्चे भी भागते हैं। P2 में आप, अगर P1 में आप चैंप हो ना, तो P2 आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम P2 को हाथ भी नहीं लगाएंगे और टेस्ट वाले डे पे जाके देखेंगे P2 कैसा होता है। नो 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 नो, P2 करना है हमें, बट थोड़ा बेशक कम कर लो। जैसे P1 के आपने लेट से अभी तक 80 क्वेश्चंस किए हैं, तो आप P2 के 20 क्वेश्चंस कर लो, इस तरह से तो कर लो। और मैंने आपको जो P1 की फाइल भेजी है रीड एंड राइट की, जैसे ये P2 है, उसमें तो हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन है एक टॉपिक के, और उसमें आपके पास आंसर्स भी हैं, P2 के अंदर भी आंसर्स भी हैं। तो गो थ्रू इट, ये करना जरूरी है, बिकॉज आई डोंट वांट यू गाइस टू स्कोर लेस देन व्हाट, लेस देन लेस देन 90%। तो ये भी सेम ही लग रहा है, बेस यूनिट्स ऑफ के, राइट। करते हैं, चलो पहले आप ट्राई करो, फिर मैं करता हूँ आपके साथ। अच्छा, अब आते हैं इस पे, तो वो कहते हैं बेस यूनिट्स ऑफ के फाइंड आउट कर दें, तो लेट्स मेक के द सब्जेक्ट ऑफ दिस इक्वेशन। सो दिस वुड बी फोर्स ओवर आर इनटू वी। तो अब देखो, आर रेडियस है और वी क्या है भाई, वी स्पीड है, कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रू लिक्विड एज शोन। तो फोर्स है अपस्ट्रीम प्लस दिस इज फोर्स, वी इज द वेलोसिटी, या। तो बेस यूनिट्स कैसे निकालेंगे, तो किलोग्राम्स मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड, and r is radius meters and v is meters per second. So this gets cancelled. We have kilograms, meter inverse second minus 2 plus 1. So it's -1. ठीक है? Yeah. So is it clear? Then what does it say further? It tells us कि हमारे पास आगे का क्या सीन है भाई। Find use the value of upthrust acting on the sphere to calculate the density of it. तो बेसिकली ये तो प्राइमरीली स्पीकिंग अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्योंकि आपने अपथ्रस्ट डेंसिटी वगैरह नहीं किया, तो हम पार्ट बी को स्किप कर देते हैं, और पार्ट सी को भी अभी हम स्किप कर सकते हैं। ठीक है। अब ये इस तरह के क्वेश्चन है, देखो स्टिल बेस यूनिट्स का कह रहे हैं, एनर्जी का निकाल दो, उसके बाद इसका कह दो, तो हमने किया हुआ है। हमको डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, अगर हमें, हाँ, सी परसेंटेज अनसर्टिनिटी की बात करें, लेट्स ट्राई दिस, ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं, ये अभी आप स्किप कर दो, ये
जो वेवलेंथ वगैरह का क्वेश्चन है या टेरा हर्ट्ज है, ये इसके लिए मैंने आपको जो चीज़ें दी हैं अभी, कि अगर आपको पता नहीं है टेरा का क्या मतलब होता है, तो वो SAPS वाले मैनुअल में इसी तरह वेवलेंथ आप कन्वर्ट कर दो माइक्रोमीटर्स टू मीटर्स, ये कन्वर्जन कैसे करनी है, तो ये आप कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जिसमें वो कहता है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमें चाहिए। तो बहुत आसान है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमें ई में चाहिए, कोई मसला नहीं है, हमारे पास जो टर्म्स हैं उसने सब कुछ दिया हुआ है। ये एल की परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 5%, राइट। और उसके साथ साथ करंट की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी उसने दी है, तो लेट्स डू 0.02 ओवर 0.5, राइट, इंटू 100। ठीक है, ये आ जाएगी इसकी परसेंटेज अनसर्टिनिटी। और उसको फिर हमें 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये 2 है। तो ओवरऑल आंसर अब आपके पास क्या आ रहा है, लेट्स सी। तो इसकी तो 4% आ रही है मेरे पास। ठीक है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, तो ये हो जाएगा 4% टाइम्स 2, 8%, और प्लस 5%, दैट्स 13%। ठीक है, डू वी गेट दिस, इज इट क्लियर टू एवरीवन? देन रैंडम एरर बोल रहा है, सिस्टमैटिक एरर बोल रहा है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, चलो ये वाला कर लो, लेट्स सी कि आप सही करते हैं नहीं करते। पार्ट बी, लेट्स डू इट। 7, आई विल वेट, पहले आप करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सर 23.87 आ रहे हैं।
आया, आंसर आया 9.63 प्लस माइनस 0.07। ठीक है, दैट इज नाइस। अब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसे, देखते हैं कि क्या सीन है। बट मुझे ये प्रॉब्लम है कि यार बाकी लोग सॉल्व कर रहे हैं नहीं कर रहे, एवरीवन इज सॉल्विंग इट। या एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल आपने बड़े आराम से फाइंड आउट कर ली होगी आई थिंक, राइट। उसमें आपने सिर्फ प्लग इन करनी है वैल्यूज, 4 पाई स्क्वायर इंटू एल विच इज 1.50 ओवर टी स्क्वायर विच इज 2.48 का स्क्वायर। इससे आप जी निकालोगे तो जी आपके पास क्या आ जाएगा, 9.63 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन जी निकाल लें, तो परसेंटेज अनसर्टिनिटी जी की कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। कैसे निकालेंगे परसेंटेज अनसर्टिनिटी? तो सबसे पहले आप देखें कि आपके पास जो लेंथ है दैट इज 2%, और जो टी है दैट वुड बी 2 इंटू 3%। सो दैट वुड बी 2% प्लस 6%, दैट्स 8%। तो ये तो आ गए परसेंटेज अनसर्टेनिटी, राइट। अब आते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कैसे निकालें। अच्छा, ये बड़ा सर मजे का ये क्वेश्चन। जो क्या कह रहे हैं? सेकंड पार्ट है, क्योंकि ये 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। दोबारा बोलो। जो पार्ट बी में ये न्यूमरेटर ये क्योंकि जो 4 से फोर है, मल्टीप्लाई ये हो तो रहा है। 4 बेटा नंबर है मेरा बच्चा, ये तो नंबर है। पाई भी नंबर है, इनकी तो कोई मतलब, इनको तो बिल्कुल इग्नोर करना है। ये जो होता है ना एक्सपोनेंट्स, इनको हम कंसिडर करते हैं। ये 2 एक्सपोनेंट का है, ठीक है, समझ आई? सर, समझ आया। गॉट इट, नाइस। सो नाउ दे वांट अस टू फाइंड आउट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। देखो वैल्यू इज 9.63 और 8% है ना। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, अच्छा, तो अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एनी आइडियाज? वो कोई मसला ही नहीं है भाई, 9.63 का 8% फाइंड आउट कर लो। तो व्हाट डू यू हैव, 9.63 का 8%, सो दैट्स 0.7704। ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट 0.8। अच्छा, एक और क्वेश्चन भी हो जाए इसके बाद, इसका पार्ट 4 अगर मैं बना लूँ, मैं आपको बताऊँ कि इसको आप सही से लिखो, मतलब यू हैव टू राइट ट्रू वैल्यू एंड अनसर्टेनिटी। हाउ वुड यू राइट? ट्रू वैल्यू ये और अनसर्टेनिटी ये, तो आप क्या करोगे? आप तो आपको याद होना चाहिए, अब वो रूल्स हमने किए थे, अनसर्टेनिटी में 1 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, दैट मीन्स ये 0.8 होगा। और 9.63 क्या होना चाहिए? दैट वुड बी राउंडेड ऑफ टू दिस, राइट। तो ये पूरा पॉसिबल वे होता है जिसमें ये काफ़ी सारे आंसर्स आ रहे होते हैं। डू वी गेट दिस? तो देखो तुम लोग बहुत कम पढ़ाई कर रहे हो, ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत कम पढ़ रहे हो तुम लोग। बाकी पैचेस दे आर ट्राइंग रियली हार्ड, you guys are not working, I'm so sorry to say, but you guys are not working that much hard. तो प्लीज डू हार्ड वर्क, प्लीज डू हार्ड वर्क, ढेर सारी प्रैक्टिस करो, जितनी मेरी हेल्प चाहिए आई विल गिव यू। बट प्लीज लेट्स बी अ बैच जो हिस्ट्री बना रहा हो, लेट्स डू समथिंग लाइक दैट। लेकिन ये सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू डू एफर्ट। सो इज इट क्लियर? कैन आई मूव फॉरवर्ड? चलो, लेट्स मूव अहेड। तो ये फिर वही बेस यूनिट्स की बात कर रहा है, मास, वेवलेंथ वगैरह, टाइम ऑफ ऑसिलेशन। देखो अब ये दिस इज व्हाट आई मींट, ये देखो पार्ट 9 देख रहे हो, 9 का 2। इसमें वो क्या कह रहा है, इसमें वो बोल रहा है कि आपको ट्रू वैल्यू चाहिए और सिग्निफिकेंट फिगर्स में पूरा आंसर देना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो करना है या क्लास के बाद करना है? अब ये लाइन से तुम प्रैक्टिस करते जाओ।
हेलो पीपल, हेलो पीपल, आर यू विद जी मी? सर। कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बोलो कुछ। सर 2 मिनट है, कहाँ से होगा? चलो फिर क्लास के बाद कर लेना, लेकिन कर लेना, तुम लोग कर नहीं रहे हो। मैं इसका असाइनमेंट बना के डाल दूं क्या, कि मैं तुम लोगों को जबरदस्ती बोलूँ कि मतलब 10 क्वेश्चन नहीं करोगे तो क्लास अलाउ नहीं करूंगा? ऐसा नहीं करो सर ना। ऐसे कर लें बेहतर रहेगा। कर ऐसा कर लेंगे लूँ? सर। बस सही, ऐसा कर लेते हैं। कल जो है ना वो P2 के रीड एंड राइट के 15 क्वेश्चंस करने हैं, फर्स्ट 15 क्वेश्चन, वरना थर्सडे वाली क्लास अलाउड नहीं होगी। हाँ सर, ऐसा तो ना P2 के? करें। P2 के। ओके। P1 तो मैंने करा दिए ना बहुत सारे, अब P1 में और क्या, P1 के करने हैं वो तो करते रहना। P2 अब करवाना है ना जी सर, जबरदस्त। अब फड्डा वड्डा सही है, करके ऐसे P2 हम नहीं कराना है। सुधरने वाले। तो तुम लोगों को प्यार से समझा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, कर लो कर लो, तुम लोग कर नहीं रहे हो, क्या तुम लोग सीरियस नहीं ले रहे हो, भाई को हल्का ले रहे हो तुम लोग? सर कर लेंगे, कर लेंगे। कर लोगे बगैर फड्डे जी के, कर सर। लो। चलो जी ठीक है, सर। अभी छोड़ देते हैं। लेकिन मुझे टेस्ट स्कोर्स 90% से कम किसी के भी नहीं चाहिए। देखो छोटे से बैच हो तुम लोग, 16 का बैच हो, कुछ भी नहीं हो, लोगों के पास 100 स्टूडेंट्स का बैच है। समझ आया? और आप में से किसी को कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज, आई विल हेल्प। ठीक है, चलो लेट्स एंड दिस। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।